So, welcome again to this particular session. तो बेटे जैसे कि लास्ट सेशन में हमने चर्चा ख़त्म करी थी, इनफैक्ट हमने पूरा स्टैंडर्ड नोट करा था। मैंने कहा था इस सेशन में अब हम कुछ क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको नोट्स के बारे में बताया था कि हमने क्वेश्चंस को डिफरेंट सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले सेक्शन ए, जिसको कि मैंने पार्ट 1 लिखा है, तो पार्ट 1 PART पार्ट 1, और पार्ट 1 का जो ताल्लुक है वो इन क्वेश्चन से रिलेटेड है, गुडविल से रिलेटेड, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से रिलेटेड, ऑफ कोर्स फिर गेन ऑन बारगेन परचेज से रिलेटेड, गेन ऑन बारगेन परचेज। तो इस सेगमेंट में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, गेन ऑन बारगेन परचेज। करेक्ट। आइए जी, जरा मैं शीट को सेटल कर लूँ। हाँ जी, अब पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया, मैं आपके सामने ये शीट रख रहा हूँ। ये जो नोट्स हैं, नोट्स में तो पेज नंबर 7 है ये। करेक्ट। जो रिवाइज नोट्स है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ये सेक्शन है पार्ट 1, गुडविल, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, गेन ऑन बारगेन परचेज, जो मैंने लिखा भी। 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व भी है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको लिखें। क्या कहता है, एफएक्स लिमिटेड ने 100% एक्वायर करे हैं। एफएक्स लिमिटेड एक्वायर्स 100% ऑफ एमएक्स लिमिटेड, यानी कि हमने पूरी की पूरी एंटिटी एक्वायर कर ली। जब 100% एक्वायर कर लिया तो इस पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही नहीं। कितने में एक्वायर करा, ये बहुत ध्यान से देखना है। ये 9,60,000 पर आपने एक्वायर करा है। फेयर वैल्यू ऑफ बीस नेट एसेट्स एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन अमाउंटेड टू 8 लाख। जिस कंपनी को आपने एक्वायर करा उसके जो नेट एसेट्स हैं एट द टाइम, उनकी जो फेयर वैल्यू है वो 8 लाख की है। ये तो क्वेश्चन है। पहले मैं इस शीट को जरा किनारे कर दूं। करेक्ट। आइए जी, अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं भी हैं अभी तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है मैं क्वेश्चन को पूरा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम उसको एनालाइज करते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, हालांकि मैंने लिखा 1.1। 1.1 का मतलब है ये पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है। करेक्ट। नंबरिंग हमारी अब इस तरीके से होगी। मैंने जैसा कि बताया, एफएक्स लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, ये नाम है एफएक्स लिमिटेड। एफएक्स लिमिटेड ने 100% स्टेक होल्डिंग एक्वायर कर ली एमएक्स लिमिटेड की। सबसे पहले तो बेटे मुझे ये बताओ, इसमें एक्वायरर कौन है? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये एक्वायरर है। और ये एक्वायरी है। हालांकि ये जो एक्वायरर और एक्वायरी हैं ये लीगल रूप से हैं, लीगल टर्म्स के मुताबिक। ये लीगल एक्वायरर है, ये लीगल एक्वायरी है, लीगली ये एक्वायरर है, लीगली ये एक्वायरी है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको जब बताया था, हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि अकाउंटिंग के एंगल से कौन एक्वायरर है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें स्ट्रेट अवे सिर्फ इतना ही दिया होगा, करेक्ट, कि इस कंपनी ने उस कंपनी को एक्वायर करा, उसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। इसका मतलब यही अकाउंटिंग एक्वायरर है और यही अकाउंटिंग एक्वायरी है। वो सिर्फ केस स्टडीज़ के जब क्वेश्चन आएंगे उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी देखने की कि अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है और अकाउंटिंग एक्वायरी कौन है। लेकिन जस्ट मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड की बातों को भी साथ साथ समझाने की कोशिश और कर रहा हूँ। तो अकाउंटिंग एक्वायरर ये, अकाउंटिंग एक्वायरी ये है। अब हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही दिया है कि एफएक्स ने एमएक्स को लिया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिजनेस और बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये बिजनेस की परिभाषा को पूरा कर रही है। हम मान के चल रहे हैं कि हमने एमएक्स लिमिटेड को जो लिया तो उसके जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं वो इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं और उनको यूज़ कर करके हम कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्राइव कर सकते हैं। तो ये बिजनेस की परिभाषा को पूरा कर रहा है, इसलिए ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा हमने अकाउंटिंग में ये स्टेप्स करे थे। तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, ये ट्रांजैक्शन, ये इवेंट जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन है।
करेक्ट। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और आप एक एंट्री पास करें। गुडविल मुझे कंप्यूट करनी है। वैसे तो गुडविल कंप्यूट करने के लिए वो फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट मैं एक बार उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री करके ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जस्ट एक बार समझाने के लिए। सपोज मैं आपसे बोलूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आप कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या बताया था गुडविल कंप्यूट करते समय? गुडविल कंप्यूट करते समय मैंने ये बताया था, आप पहले तो कंप्यूट करें कि आप कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं। कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,60,000 का आप कंसिडरेशन दे रहे हैं, करेक्ट। तो कंसिडरेशन 9,60,000, हम मान लेते हैं कि ये जो कंसिडरेशन है ये फेयर वैल्यू है, क्योंकि दिया नहीं है क्लियरली, तो हम ये मान के चलेंगे फेयर वैल्यू है। वैसे मैंने आपको ये भी बताया था, फिर हम ये देखते हैं कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर्स जो हैं उनकी फेयर वैल्यू कितनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं आ सकता। फिर मैंने कहा था हम ये देखेंगे कि हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ, एक बार मैंने पूरा लिख दिया, फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, नेट, एक बार मैंने पूरा लिख दिया, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, जिस एंटिटी को हमने लिया आइडेंटिफाइबल एसेट, जिस एंटिटी को हमने लिया उसके नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स कितने के हैं, फिर हमें ये देखना पड़ता है। और ये हमने देखा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसकी फेयर वैल्यू हमें देखनी पड़ती है। फेयर वैल्यू हमें दी हुई है, वो 8 लाख पर है। अगर ए बी से बड़ा है, जो कि है 9,60,000 8 लाख से बड़ी फिगर है, तो डिफरेंस जो आ जाएगा वो 1,60,000 निश्चित रूप से गुडविल होगा। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन इट विल बी गुडविल। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, गुडविल आ गई। तो ये तो क्वेश्चन की एक डिमांड थी कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। क्वेश्चन की दूसरी डिमांड भी ये है, ये हमने पहली डिमांड को पूरा करा क्वेश्चन की दूसरी डिमांड को हमने पूरा करा। दूसरी डिमांड ये है कि आप एक एंट्री पास करें। कैसे एक्वायरर अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा? एंट्री जब हम करेंगे तो हम लिखेंगे आइडेंटिफाइबल एसेट, मैंने IFA लिखा, समझ में आया? आइडेंटिफाइबल एसेट, क्योंकि बड़ा सा वर्ड है, बार बार लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टैंडर्ड कहता भी है कि अब फेयर वैल्यू पे रिकग्नाइज करेंगे, तो हमने करा, करेक्ट। उसके अलावा अब आप ये देखें कि आपने कंसीडरेशन किस रूप में दिया, आपने शेयर कैपिटल में दिया है या कैश में दिया है। अब लिखा नहीं है कुछ, तो हम ये मानेंगे कि हमने कैश में दिया है। हालांकि आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, आप कैपिटल भी मान सकते हैं, लेकिन जनरल प्रजम्पशन ऐसी लेनी चाहिए जिसका कि हकीकत से थोड़ा नज़दीकी रिश्ता हो, करेक्ट। तो जब दिया नहीं रहेगा तो आप हमेशा बेटर है, हमेशा तो क्या कहूँ, लेकिन बेटर है कि आप उसको कैश लेकर के चलें। 9,60,000, करेक्ट, जो कंसिडरेशन आपने पे करा टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब ये है कि ये हमारे पर एक लायबिलिटी सॉर्ट ऑफ है, क्योंकि हमारे बिजनेस में अब इतना % हिस्सा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का, हालांकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में नहीं है, तो जो डिफरेंस आ जाएगा उसको हम गुडविल बोलेंगे। तो इसको मैं लिखूंगा गुडविल, जो कि बैलेंसिंग फिगर है। एंट्री से आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, हालांकि हम कंप्यूट कर चुके हैं। गुडविल जो है 1,60,000 की है, करेक्ट। तो इस तरीके से बेटे आप इसको करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है। अभी हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, एलिमेंट्री स्टेजेस से हमने स्टार्ट करा है। आइए जी, इस क्वेश्चन को करने के बाद अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन 1.2 यहाँ लिखा है, करेक्ट, लेकिन इसकी डिटेल्स जो है नेक्स्ट शीट में दी हैं, तो मैं अगली शीट में आ गया। क्या कहता है? पेज नंबर 7 के बाद पेज नंबर 8, अच्छा है ये पीछे है, मैंने दूसरी शीट पकड़ ली। क्वेश्चन नंबर 1.2 की शुरुआत यहाँ से है। कहता है ऑन 31 मार्च 2019 K9 लिमिटेड एक्वायर्ड L5 लिमिटेड। K9 लिमिटेड, पहले तो इस क्वेश्चन में K9 लिमिटेड एक्वायरर है, उसने एक्वायरी L5 लिमिटेड को लिया, जो कि एक्वायरी मानी जाएगी। K9 लिमिटेड जो कि परचेजिंग कंपनी है, विल इश्यू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार वैल्यू।
हम 60,000 शेयर देंगे जिनकी पार वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपये की है, लेकिन डेट वे ट्रेडिंग इन द मार्केट एट 240 ऑन 31st ऑफ मार्च। लेकिन मार्केट में ये बेटे जो ट्रेड कर रहे हैं ना, ये कितने पर ट्रेड कर रहे हैं? 240 पर। इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन जो कि स्टैंडर्ड कहता है फेयर वैल्यू पर मेज़र करा जाएगा, तो इसकी फेयर वैल्यू 60,000 इंटू 10 नहीं होगी बल्कि 60,000 इंटू 240 होगी। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद द बुक वैल्यू ऑफ L5 लिमिटेड्स नेट एसेट्स वर 72 लाख। जिस कंपनी को या एंटिटी को आपने लिया उसके नेट एसेट्स की बुक वैल्यू है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है 72 लाख, लेकिन उनकी फेयर वैल्यू जो है वो 135 लाख है। आइए जी, पहले मैं ये शीट या पेपर्स किनारे कर दूं। क्वेश्चन नंबर है 1.2। 1.2 दिस इज द क्वेश्चन नंबर जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा एनालाइज कर लें। इस क्वेश्चन में एनालाइज क्या करना, जिनके पास नोट्स नहीं है वो जरा ध्यान दे दें। K9 लिमिटेड नाम की कंपनी है। K9 लिमिटेड नाम की कंपनी ने वैसे डेट दी है 31 मार्च 2019। K9 लिमिटेड ने एक्वायर करा L5 लिमिटेड को। अब इस क्वेश्चन में दिया नहीं है कि आपने 100% एक्वायर करा, 60% एक्वायर करा, 70%। जब दिया नहीं होगा तो आप परज्यूम करेंगे कि 100% एक्वायर करा। समझ में आया? आप परज्यूम करेंगे, मैंने ऐसे लिख दिया। जब दिया नहीं होगा तो हमेशा ये प्रेजम्पशन माननी पड़ेगी, परज्यूम्ड 100%। आपने 100% स्टेक्स जो हैं ये परज्यूम कर लिए कि आपने एक्वायर करे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दिया नहीं है कितने परसेंटेज आपने जो है एक्वायर करा। तो इसका मीनिंग यही निकलता है कि हमने 100% स्टेक्स एक्वायर कर लिए। जाहिर है कि ये लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर है, और ये लीगल एक्वायरी और अकाउंटिंग एक्वायरी है। दिया नहीं है कुछ और तो हम ये मान के चलेंगे कि ये बिजनेस है, और ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की परिभाषा में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। करेक्ट। दूसरी चीज़ ये है, स्टैंडर्ड के मुताबिक स्टैंडर्ड क्या कहता है कि एक्वायरर जो है, जो कि इस केस में K9 लिमिटेड है, ये अकाउंटिंग एक्वायरर है। बेसिकली हमें अकाउंटिंग एक्वायरर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये अकाउंटिंग एक्वायरर है। अब हमें ये देखना पड़ता है कि जब हमने बिजनेस एक्वायर करा तो हमारे पास आइडेंटिफाइबल एसेट कितने के आए। आइडेंटिफाइबल एसेट क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान रखना है, जो L5 लिमिटेड है उनके जो एसेट्स हैं उनकी जो बुक वैल्यू है वो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें दी है। एसेट्स की बुक वैल्यू से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी दी हुई है? 72 लाख लिखी हुई है, 72 लाख, लेकिन इससे बेटे हमारा कोई मतलब नहीं है। 72 लाख करेक्ट। इनकी जो फेयर वैल्यू है हमें उससे मतलब है। फेयर वैल्यू क्वेश्चन में 135 लाख लिखी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो अकाउंटिंग करते वक्त हम ये देखेंगे कि हमारे पास नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स कितने के आए, जो हमने देख लिया। एक तो हमें ये देखना पड़ता है। हम फिर ये भी देखते हैं कि जो कंसिडरेशन है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। ऑफ कोर्स इसकी भी हम फेयर वैल्यू देखते हैं। अब कंसिडरेशन अगर आप देखें, कंसिडरेशन की जो फेस वैल्यू मैं लिख दूं, फेस वैल्यू, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहते हैं। तो मैं कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि फेस वैल्यू जो है 60,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की पार वैल्यू 10 रुपये, लेकिन ये हमारे लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। करेक्ट। हमें तो ये देखना है कि इनकी फेयर वैल्यू कितनी है। मार्केट में ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं 240 के हिसाब से, तो 60,000 इंटू 10, 6 लाख तो ये हो गया, और ये 240 के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब 230 रुपये प्रीमियम है। 60,000 इंटू 230 सॉरी, 60,000 इंटू 230 अगर आप करेंगे, कितना 240 था ना, हाँ, तो 230 प्रीमियम हो गया। डैट विल बी इक्वल टू 138 लैक्स। इसका मतलब आपके जो कंसिडरेशन है उसकी वैल्यू पता है कितनी हो गई? 60,000 इंटू 240। वो मैंने जानबूझ के अलग अलग करके करा क्योंकि मैं एंट्री में उसका यूज़ करूँगा। करेक्ट। तो ये आ जाएगा 144 लाख। इसका मतलब आपका जो कंसिडरेशन है वो कितने का हो गया? 144 लाख का हो गया।
करेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि गुडविल कैसे कंप्यूट करेंगे, तो अब तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ, बताइए बेटे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर 144 लाख की है, तो बिल्कुल सही है, 144 लाख आपने लिखा। 60,000 इंटू 240, दिस इज फेयर वैल्यू, करेक्ट। फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, लेकिन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अभी आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि सारे के सारे स्टेक्स हमने एक्वायर कर लिए हैं। 144 लैक्स आपका टोटल ऑफ ए है। कंपेयर करेंगे आपके पास क्या आया, फेयर वैल्यू ऑफ। तो फेयर वैल्यू आपने एक बार फिर से देखी, किसकी देखी? आइडेंटिफाइबल एसेट्स। आइडेंटिफाइबल एसेट्स की बुक वैल्यू 72 लाख है, उससे हमारा मतलब नहीं है, मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। 135 लाख जो फेयर वैल्यू है उससे हमें ज़्यादा सारोकार है, ज़्यादा मतलब है। तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 9 लाख का है। 9 लाख आपकी गुडविल मानी जाएगी। मैंने बताया था 99.99% गुडविल ही आएगी। बार्गेन परचेज बहुत रेयर केस में ही हो सकता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जर्नल एंट्री आप कैसे करेंगे, अब जर्नल एंट्री करने के लिए आपको कोई मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, निहायत इजी। देखें ध्यान से कि आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो आपने लिए उनकी फेयर वैल्यू कितनी है, 135 लाख है, उसको आप लिखेंगे आराम से, ये आपने लिखा। उसके बाद आप आराम से ये देखें, गुडविल के लिए आपने स्पेस छोड़ दी। पहले ये देखें कि जो कंसिडरेशन है अब की बार आपने कैसे दिया, कैपिटल, शेयर कैपिटल। जब मैं कैपिटल लिखूंगा इस पूरे चैप्टर में तो मेरा मतलब शेयर कैपिटल से होगा, आप शेयर कैपिटल लिखने की आदत डालें। अब होता क्या है कि शेयर कैपिटल जो लिखी जाती है ना, बेटर रहता है, वैसे तो आप 60,000 इंटू 240 डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है इसको ऐसे लिखना। तो इस तरीके से आपने 6 लाख रुपए अलग से दिखाए जो कैपिटल की फेस वैल्यू है, और जो उस पर प्रीमियम है, कई लोग प्रीमियम को एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, प्रीमियम को कई लोग एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं। तो प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम आपका हो गया 60,000 इंटू 230 जो मैंने आपको पहले बता दिया है, तो 138 लाख। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कुछ है नहीं, अगर होता तो वो भी मैं क्रेडिट में लिखता। तो 144 और इसका जो फासला है वो 9 लाख के बराबर है, जो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। तो इस तरीके से ये आपकी गुडविल आ गई। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई मुश्किल है? सर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये तो बड़ा आसान लग रहा है, बेहद ईजी है, कुछ मुश्किल है ही नहीं। मैं तो खुद कह रहा था आपसे, मैंने कब कहा आपसे टफ है? मैंने कहा एक बार जब इनिशियल ग्राउंडिंग किसी भी चीज़ की, कॉन्सेप्ट की जब मजबूत हो जाती है तो चीज़ें आसान लगती हैं। एक बार इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ता है, अन्यथा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बल्कि आप खुद महसूस करेंगे कि जो आपने इससे पहले अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन AS 14 के तहत करा था, ये तो अब उससे भी ईजी है, करेक्ट। शुरू में मैंने आपको डराने के लिए भी थोड़ा कहा था कि आप ज़रा ज़्यादा ध्यान दें। कई बार बच्चे ना फिर जब थोड़ा सा डराओ तो तभी ज़्यादा ध्यान देते हैं। आइए जी, 1.3 को भी लिया, अभी हमने थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है, थोरो ग्राउंडिंग करनी है। 1.3 में क्या कहता है, मैं पहले शीट आपके सामने रख दूं। ये शीट है, 1.3 क्वेश्चन यहाँ पर है, आप इसको ध्यान से देखें। ए लिमिटेड कहता है 80% हमने अब की मर्तबा स्टेक्स एक्वायर करे हैं बी लिमिटेड में। कितने में करे? 9,60,000 में। 9,60,000 क्या है? परचेज कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन है। कैसे देंगे? इक्विटी शेयर के थ्रू देंगे। फॉर 9,60,000 पेड बाय इक्विटी शेयर एट पार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप 9,60,000 देंगे, इसका मतलब ये तो कंसिडरेशन की फेस वैल्यू है या फेयर वैल्यू है, सॉरी। लेकिन जो आप ये पेमेंट करेंगे ना, इसके लिए इक्विटी शेयर देंगे आप पार पे। पॉइंट ये नहीं है, आप ये मत समझे कि ये पार वैल्यू है,
कंफ्यूज करने के लिए सिद्धार्थ में लिखा है 9,60,000 की पेमेंट करने के लिए आप अपने इक्विटी शेयर पार पे इश्यू करेंगे। कहते हैं जो फेयर वैल्यू है बी के नेट एसेट्स की एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन 8 लाख है। क्वेश्चन पिछले जैसा लगता है, बस इसमें फर्क पता है क्या है। क्वेश्चन की अगर डिमांड देखेंगे तो उसी से आपको फर्क पता लग जाएगा। कहता है एक तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी कंप्यूट करो, गुडविल भी कंप्यूट करो, ऑफ कोर्स एंट्री भी हमें करने के लिए कहा गया है। आइए जी, बाई चांस कोई इतना अच्छी तरह बताने के बावजूद भी अगर स्किप कर गया हो तो वो ध्यान दे कि ए लिमिटेड ने इस क्वेश्चन में बी लिमिटेड को लिया है। करेक्ट। फर्क ये है कि यहाँ पर पिछले क्वेश्चंस में तो हमने 100% स्टेक्स एक्वायर करे थे, इसमें 80% स्टेक्स एक्वायर करे हैं। 80% स्टेक्स एक्वायर हमने करे हैं। ए लिमिटेड जो है वो अकाउंटिंग एक्वायरर है। कंसिडरेशन ए लिमिटेड जो दे रहा है उसकी तुम्हें फेयर वैल्यू गिवन है। कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू 9,60,000 तुम्हें गिवन है। अब कहता है कि जो बी लिमिटेड है उसके हमने जो आइडेंटिफाइबल एसेट्स एक्वायर करे हैं, आइडेंटिफाइबल एसेट्स, बी लिमिटेड के जो आइडेंटिफाइबल एसेट है उनकी जो फेयर वैल्यू है, क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, उनकी फेयर वैल्यू तुम्हें गिवन है और वो है 8 लाख की। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि हमने 80% शेयर एक्वायर करे हैं। स्टैंडर्ड ने क्या कहा था? स्टैंडर्ड ने कहा था कि एक्विजिशन की डेट को आप क्या क्या चीज़ें रिकग्नाइज करेंगे। एक तो आप रिकग्नाइज करेंगे आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो कि 8 लाख के। जस्ट मैं स्टैंडर्ड की बातों को भी साथ साथ एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, करेक्ट, ताकि कंपेटेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद स्टैंडर्ड ने क्या कहा था? स्टैंडर्ड कहता है उसके बाद आप कंसिडरेशन को भी रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन कंसिडरेशन जो आप देंगे उसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि उसकी फेयर वैल्यू है। कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू 9,60,000 है। स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी रिकग्नाइज करेंगे, और इस क्वेश्चन में तो हमसे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पूछा भी है। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे देखेंगे? देखो जी, आप बी लिमिटेड को टेक ओवर कर रहे हो या नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। बी लिमिटेड के एसेट्स आप ले रहे हैं, करेक्ट, लेकिन जो पेमेंट दे रहे हैं 9,60,000 दे रहे हैं, लेकिन ये आप केवल 80% शेयर्स के लिए दे रहे हैं। 80% शेयर के लिए आप ये पेमेंट दे रहे हैं। अगर सपोज आपने 100% शेयर एक्वायर करे होते तो आपने कितनी पेमेंट दी होती? फॉर 80% कंसिडरेशन आप जो दे रहे हैं, फॉर 80% कंसिडरेशन आपने कितना पे करा? फॉर 80% कंसिडरेशन बेटे 9,60,000 है 80% के लिए। मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपने 100% एक्वायर करे होते तो आपने कंसिडरेशन कितना दिया होता? मुझे कैलकुलेटर जरा ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कैलकुलेटर है या नहीं। एक सेकंड का होल्ड करें। कई बार ऐसा होता है कैलकुलेटर ही नहीं मिलता है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर्चुनेटली कैलकुलेटर मुझे मिल गया। मैं कहा फॉर्चुनेटली कैलकुलेटर यहीं पर था, मुझे मिल गया, आजकल इनकी ज़रूरत नहीं लगती है। हाँ जी, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था बेटे, अगर आप किसी कंपनी को ले रहे हैं और आप कहते हैं जी 80% हम आपके स्टेक्स लेंगे, शेयर्स लेंगे, और 80% के लिए हम आपको 9,60,000 देंगे। अगर आप 80% की बजाय 100% लेते तो आप कितनी पेमेंट देते? 9,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। इतनी पेमेंट देते या नहीं देते? ईमानदारी से बताएं। सर बिल्कुल देते। ये ज़रा कितनी आ गई मैं चेक कर लूँ। 9,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये फिगर 12 लाख आ रही है। इसका मतलब अगर मैं सामने वाली कंपनी को लेता, उनके 100% शेयर लेता, तो 100% शेयर्स के लिए मुझे 9,60,000 की बजाय 12 लाख देने पड़ते हैं।
अब जरा ध्यान से देखें, ये तो क्या है 100% शेयर है, मैं लिख ही चुका हूं, मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं 100%। लेकिन आपने इनके जो शेयर्स लिए 80% लिए, तो 80% के लिए पहले तो उनके जितने भी शेयर्स थे उनकी वैल्यू, फेयर वैल्यू 12 लाख एक तरीके से हम कह सकते हैं कंसीडर करी गई। तो इसीलिए आपने 80% के लिए 9,60,000 लिए। 20% शेयर्स एंटिटी बी के आपने नहीं लिए, वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। ये 20% क्या माना जाएगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर, यानी कि कंपनी बी के ऊपर 80% कंट्रोल आपका है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर यानी कि ऐसे शेयर जो आप कंट्रोल नहीं कर रहे, दूसरे आउटसाइडर्स कंट्रोल कर रहे हैं, उनका इसमें हिस्सा 20% है। लेकिन जस्ट मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि अगर आप इन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर से आज शेयर खरीद लें, 80% तो आप खरीद ही चुके हैं, अगर 20% इनसे खरीद ले तो इन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आप कितने शेयर दोगे, कि कितने रुपए दोगे? जाहिर है कि 12 लाख का 20% 2,40,000 दोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्यों दोगे 2,40,000? क्योंकि ये शेयर होल्डर बोलेंगे भाई सारे शेयर्स की फेयर वैल्यू 12 लाख है, हमारे पास 20% शेयर है, तो इसका मतलब हमारे 20% शेयर की फेयर वैल्यू 2,40,000 है। बात समझ में आ रही है? तो कंसिडरेशन तो हमने 9,60,000 ही दिया, लेकिन बिकॉज अब हमने इस एंटिटी को कंट्रोल कर लिया है, करेक्ट? जब हम अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाते हैं, बाद में हम देखेंगे कि हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाते हैं जैसे आप होल्डिंग कंपनीज में पहले बनाते थे। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर लायबिलिटी के रूप में दिखाना पड़ेगा, इस फिगर पे दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब इतने पैसे आपने इनको दे दे। बाई चांस आज आप इनसे शेयर खरीद लो तो 2,40,000 दोगे, इसका मतलब एटलीस्ट इतने की लायबिलिटी आपके ऊपर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू भी फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करने, ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, क्योंकि अभी ये नई चीज है तो नई चीज पे थोड़े ध्यान देने वाली पॉइंट है। कई बार स्टूडेंट जोश में आकर के सीधा फेयर वैल्यू का 20% निकाल देते हैं। अनलेस एंड अनटिल, मेरी बात ध्यान से सुने, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के हिसाब से ही कंप्यूट करा जाएगा। अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड मैंने क्यों कहा, इसकी चर्चा अभी बाद में होगी। आइए, ये मैंने अभी से क्वेश्चन को एनालाइज करा, करेक्ट? तो अगर मैं इस क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन करूं तो मेन सॉल्यूशन के मुताबिक क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि एक तो आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कंप्यूट करें। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हम पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं जो कि 2,40,000 है। जो कंसिडरेशन है मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, मैंने समझाने के लिए थोड़ा लॉन्ग अप्रोच किया कि 80% के लिए 960 है तो 20% के लिए कितना होगा, आप डायरेक्टली 240 भी निकाल सकते थे, करेक्ट? तो फेयर वैल्यू जो है वो हमने कैसे निकाली, कंसिडरेशन की, सॉरी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर की फेयर वैल्यू हमने कैसे निकाली? पहले हमने कंसिडरेशन को देखा, फिर हमने टोटल कंसिडरेशन, अगर हम 100% शेयर एक्वायर करते यानी कि जिस एंटिटी को हम ले रहे हैं उसके शायद सारे के सारे शेयर्स की हमने पहले फेयर वैल्यू निकाल ली और फिर जितना भी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर का प्रपोर्शन है उस पर अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। आइए, उसके बाद फिर क्वेश्चन की दूसरी डिमांड थी कि आप गुडविल बताओ। गुडविल तो अब बताना कोई मुश्किल काम है नहीं। गुडविल के लिए आप यही देखते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ 1 कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। कंसिडरेशन आप कितना ट्रांसफर कर रहे हैं वो तो दिया ही हुआ है, फेयर वैल्यू। कंसिडरेशन जो आप ट्रांसफर करेंगे उनको दिया ही हुआ है 9,60,000, तो 9,60,000 जो है वो आप बेटे यहाँ पर लिखेंगे 9,60,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की सर बिल्कुल नहीं है। फिर आपने ये भूलना नहीं है, ये अपनी आदत का आप एक हिस्सा बना लें कि जैसे हम कंसिडरेशन ट्रांसफर लिखेंगे तो हमें यहाँ पर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी लिखना है। यानी कि अगर मैं इसको एक ही अल्फाज में कहूँ, इन दोनों पॉइंट की जगह अगर आप अपने मन में एक पॉइंट बना लो कि ये सोच करके आप लिखो कंसिडरेशन कि अगर सारा बिजनेस हम लेते तो टोटल कंसिडरेशन कितना देते हैं।
करेक्ट, कुछ तो हम डायरेक्ट दे रहे हैं, कुछ हमारी ड्यूटी है कि हमने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर को भी 2,40,000 देने हैं। अभी हमने दिए नहीं है, लेकिन ये लायबिलिटी के रूप में हमारे पास रहेगा। करेक्ट, तो इंड एस के मुताबिक आपका कंसिडरेशन हो गया इतना 12 लाख आपने देखा। तो टोटल कंसिडरेशन 12 लाख। बस कंपेयर कर लें। आइडेंटिफाइबल एसेट, फेयर वैल्यू, अब बार बार लिखना बड़ी प्रॉब्लम है। फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स। अब आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू आपके सामने मौजूद थी क्वेश्चन में। कितनी मौजूद थी सर? 8 लाख थी। वेरी गुड, आपने बोल दिया तो मुझे लिखना ही पड़ेगा 8 लाख। डिफरेंस क्या आ रहा है सर? गुडविल आ रहा है, तो 4 लाख। ये तो क्वेश्चन की डिमांड थी जो आपने पूरी कर ली। अब इसके करने के बाद जरा एंट्री आप खुद करने की ट्राई करेंगे क्या? बताओ बेटे एंट्री क्या है? हाँ जी, नहीं जो सेकंड रो में जो बोल रहे हैं वो बताएं। हाँ, क्या नाम है? पहले नाम बताओ। सर्वेश। हाँ जी, सर्वेश जी एंट्री बता रहे हैं की बार। जस्ट वेट, एक मिनट पहले मैं यहाँ लिख लूँ ना, ये बाद में हमने क्लासें ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी देनी होती हैं। एक सेकंड, जरा मुझे साफ सुथरे अंदाज में लिखना पड़ता है। जनरल एंट्रीज, हाँ जी, और ये नीचे सरफेस इतना ग्रेनी है कि लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ बताओ पहले क्या करेंगे, क्या लिखूँ मैं? आइडेंटिफाइबल एसेट, वेरी गुड। आइडेंटिफाइबल एसेट बताया गया, कितना लिखूँ? 9,60,000 या 8 लाख या 12 लाख? सर जो फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल एसेट्स की है वो लिखें। आपके कहने से लिख दिया। बताओ अब की बार जो कंसिडरेशन मैंने पे करा है उसके लिए मैं क्या लिखूं? क्या मैं कैश लिखूं? इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था उसने? आप क्या दे रहे हो? आप जो है अपनी कंपनी के कैपिटल दे रहे हो, शेयर कैपिटल। तो मैंने कैपिटल लिख दिया। मैंने कहा आप लोग शेयर कैपिटल ही लिखा करें, मैंने कैपिटल लिख दिया। 9,60,000 देना है। आपके कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? दी नहीं है। मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपये होती तो मैं 96,000 शेयर ऑफ 10 ईच इशू करता। इसका ये मतलब है ये जो फेयर वैल्यू है कंसिडरेशन की, उसके लिए मैं अपनी कंपनी के शेयर फेस वैल्यू पर दे रहा हूँ, वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमने यहाँ फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही लिखना है। तो कंसिडरेशन आपने कैपिटल में ट्रांसफ़र करा, आपकी लायबिलिटी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के खिलाफ 2,40,000 की है, वो लिखना आपने भूलना नहीं है। ये क्या आ रहा है और ये क्या जा रहा है और जा सकता है, ऐसे समझे। मैं बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा का यूज़ करना चाहता हूँ। हम टफर जार्गन में नहीं जाना चाहते। शब्दावली के फेर में पढ़ करके दिमाग को बेवजह किसी तरीके से मैंने का कष्ट देना अपने आप में एक जुल्म है। इससे तो बेहतर है कि अब आसान शब्दों में चीज़ों को समझें और ठीक तरीके से करें। मैंने कहा आप जनरल एंट्री करते समय 2 ही चीज़ों का ध्यान रखो, कितना जा रहा है या जाएगा, जो फ्यूचर में जा सकता है, क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आप फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं या एटलीस्ट करेंगे। आपके ऊपर दबाव तो है ना, ये आपकी लायबिलिटी है। और कितना आ रहा है? 8 लाख आ रहा है। अब जो फासला है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो गुडविल है आपकी 4 लाख रुपए। बेटे गुडविल आप यहाँ पर लिखेंगे। बताओ इसमें कुछ आपको टफ लगा? निहायत इजी, कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं सर, मज़ा आ गया। पक्का मज़ा आ गया? ऐसे ही बोल रहे हो मज़ा आ गया? पक्का? चलो हम मान लेते हैं कि आपको इसमें मज़ा आ ही गया। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन और करें या अगले सेशन में क्वेश्चन करना? सर अगला क्वेश्चन हम खुद करना चाहते हैं। चलो अगर आप अगला क्वेश्चन खुद करना चाहते हो तो फिर मैं क्लास को नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करूँगा। अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन पर आ ही गए हैं। लम्हा ब लम्हा मैंने कहा फिर चीज़ें अब आगे जारी रहेंगी और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से सबसे डीपेस्ट, वाइडेस्ट और मोस्ट इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से समझा सकें। कहाँ तक कामयाब हुए हैं, आपके फीडबैक की हमें ऑफकोर्स हमेशा से ज़रूरत रहे। बेटा ये मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, तो लोगों से तो मेरे को पता ही है, तुम लोग तो कभी तारीफ़ करोगे नहीं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।